मेरा पैर क्यों काटना पड़ा, मतलब मेरे पैर का एम्पुटेशन क्यों हुआ, ये एक एक्सीडेंट था या कोई बीमारी थी, ये मुझे कब हुआ था, ये सारी चीज़ें मैंने इसके पहले वाली वीडियो में शेयर की है। ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। उसके बाद शाम तक मुझे होश आया, तब तक मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। होश आने के बाद ना मैं पूरी तरह से नम थी। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। पूरी बॉडी जो है वो भारी-भारी सी लग रही थी और पैर इतना भारी कि मैं उसको हिला भी नहीं पा रही थी। पैर में बहुत सारी पट्टियाँ बंधी हुई थी, प्लास्टर लगा हुआ था और उसमें से एक पतली सी पाइप निकली हुई थी जिससे ब्लड निकल रहा था, और बगल में एक पाउच रखा था जिसमें स्टोर हो रहा था। आई थिंक वो गंदा ब्लड था जो निकलता है, और बस मैं वही देखे जा रही थी। मतलब मैं उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। ना मैं रो रही थी, ना मैं कुछ कह रही थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि अब यहीं पे ज़िंदगी ख़त्म है, इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है, ऐसी ही ज़िंदगी जाएगी, बेड पे ही अब मुझे रहना पड़ेगा। क्योंकि पिछली लाइफ भी जो मेरी थी वो आधा वक्त मेरा बेड पे ही गुज़र गया था। इस वजह से इस चीज़ को सोच के मुझे और ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि अब सब ख़त्म है। इतने दिन मैं सिर्फ़ बेड पे थी, और ऐसा जीवन तो कैसे ही किसी को नहीं चाहिए। दवा देते थे जिससे उसमें ग्लूकोज़ जो होता है उसमें डालते थे, और वो दवा जब पास होती थी बहुत दर्द होता था, बहुत ज़्यादा। इतना दर्द होता था कि उसके पास जब वो होता था नसों में तो मैं चीखती थी, और वार्ड में सब लोग बोलते थे कि ये तो सबको जगा देती है सुबह-सुबह, क्योंकि 3 या 4 बजे वो इंजेक्शन लगता था। तो बस ऐसे ही चल रहा था। और दूसरे दिन या तीसरे दिन जब डॉक्टर विजिट पे आए, तो डॉक्टर ने जैसे ही वो पाइप जो थी ब्लड वाली वो निकाली, और निकालने के बाद थोड़ा पट्टी-वट्टी निकाला, तो सबसे पहला मेरा जो रिएक्शन था, या जो बोलेंगे जो मैंने किया, वो मैंने अपने पैर को दूसरे पैर से नापने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा था कि सिर्फ एंकल से निकला है। लेकिन जब पट्टी निकली तो मुझे बहुत छोटा लगा पैर। तो सबसे पहले मैं नापने लगी कि कितना कटा है पैर, और ये देखकर डॉक्टर हंसने लगे, ये चीज़ मुझे याद है। और वो पहली बार था जब मैं रोई एम्पुटेशन के बाद, और मैं बहुत तेज़ रोने लगी जब मैंने अपना पैर देखा, क्योंकि अब तक पट्टी से ढका हुआ था, मैंने अपना पैर नहीं देखा था। और डॉक्टर को लगा कि दर्द हो रहा है, वो पाइप वाइप निकाली इस वजह से। तो डॉक्टर ने मम्मी से पूछा भी कि ये क्यों रो रही है, तो मम्मी ने जब बताया कि इसलिए रो रही है, तो डॉक्टर ने एक बात कही जो बात मुझे याद है अभी तक एग्जैक्टली, कि क्यों रो रही हो, 6 या 7 ऑपरेशन हुए, इतनी सारी प्रॉब्लम हुई, ये मत सोचो कि तुम्हारा पैर गया है, ये सोचो कि उसी पैर के साथ तुम्हारी सारी मुसीबतें चली गई। अब तुम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकती हो। और मुझे लगा कि मेरा पैर कट गया और डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हो, ये क्या है। तो मैं बस उनकी तरफ देखती रह गई। उन्होंने जो पट्टी वट्टी की देखा, और जो भी आपस में वो लोग डिस्कस करते हैं, फाइल में लिखते हैं वो सारी चीज़, और मैं बैठी रही। मुझे बहुत डर लगता था, पता नहीं किस चीज़ से मुझे इतना डर लगता था। मैं रात में ऐसे मम्मी को कस के पकड़ के सोती थी। चारों तरफ से रोने की आवाज़, वार्ड में हम होते थे, बाकी जो मेरा था वो था ही। ऐसा लग रहा था कि सब ख़त्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं है। फिर मुझे याद है कि नेक्स्ट डे जब डॉक्टर फिर से विजिट पे आए, तो एक फ़ोटो लेकर आए और मुझे बोले, इनको जानती हो तुम? उस टाइम फ़ोन वोन नहीं होता था, वो फ़ोटो जो थी अखबार की कटिंग थी। तो मैंने कहा, नहीं सर मैं इनको नहीं जानती हूँ। तो बोले, इनका नाम सुधा चंद्रन है और इनका भी एक पैर नहीं है। उस टाइम मैंने पहली बार सुधा चंद्रन को देखा था, और मुझे बहुत अच्छे से याद है, पीली साड़ी पहनी हुई थी उन्होंने। जो अखबार था, वो अखबार का ऐसे थोड़ा गंदा सा पेज होता है ना, बिल्कुल वाइट नहीं होता वैसा। तो वो पहली होप थी जो मेरे दिमाग में आई कि अच्छा, अगर इनके पैर नहीं है और इनकी लाइफ ऐसी है तो शायद मेरी भी लाइफ बेहतर हो सकती है। उसके बाद समझाया डॉक्टर्स ने, मम्मी ने भी समझाया, डैडी तो मेरे साथ रहते ही थे। फिर नेक्स्ट डे एक नर्स आई, मुझसे पूछती है, हिंदू हो कि मुस्लिम? मुझे लगा ये क्यों पूछ रही है, तो मैंने कहा हिंदू हूँ। तो बोली, अच्छा अब तो तुम्हारा छुट्टी करवाता है, क्योंकि मेरा 30 अक्टूबर को एम्पुटेशन हुआ था और नवंबर में दिवाली थी, इस वजह से वो पूछ रही थी कि दिवाली के पहले तुम्हारा डिस्चार्ज हम करवा देंगे ताकि घर जाके दिवाली सेलिब्रेट कर पाओ। और उन्होंने हमें डिस्चार्ज दिलवा दिया और मैं घर आ गई। घर आने के बाद
थोड़ा-सा ऐसे होता है ना कि घर और हॉस्पिटल में काफ़ी फ़र्क होता है। लगभग 1 हफ़्ते या 9 दिन बाद घर आई थी, तो थोड़ा-सा मुझे अच्छा फ़ील हुआ। और इतने दिनों बाद मैं पहली बार, शाम को हम आए थे, खाना-वाना थोड़ा जो भी खाया, पहली बार मैं सो पाई थी। और मैं जब सोई इतनी गहरी नींद की, जब मैं सुबह उठी ना, तो मुझे याद नहीं था कि मेरा एम्पुटेशन हो चुका है। और मैं बेड से खड़ी हो गई और पहले पैर जो भी रखा होगा और मैं गिर गई। मुझे याद है बेड से जैसे ही खड़ी हुई और मैं गिर गई, और जब मैं गिरी तो मेरे 2 या 3 टाँके टूट गए थे। और मम्मी आई, बोली क्या हुआ क्या हुआ? ब्लड बहुत ज़्यादा गिर रहा था। मैंने ऐसे हाथ से पकड़ा हुआ था और हाथ के यहाँ से ऐसे ब्लड बाहर आ रहा था। और मैंने सोचा अगर मैं बता दूंगी तो मम्मी बहुत डांटेंगी। तो मैंने क्या बोला था, शायद मैंने बोला था मैं नींद में गिर गई, क्या ऐसे कुछ हुआ था। मम्मी फिर मुझे तुरंत लेके हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में फिर से एडमिट कर लिया गया 2 दिन के लिए। फिर उसमें टाँके वाँके लगाए, जो खुल गया था उसको देखा, जब ठीक हुआ, मतलब लगा उनको कि अब डिस्चार्ज कर सकते हैं, फिर उन्होंने डिस्चार्ज किया। घर आई तो डैडी ने बोला कि दिवाली के लिए कपड़े ले लो, मतलब क्योंकि उनको लगा थोड़ा जैसे होता ना पैम्पर करना, थोड़ा बच्चे को खुश करना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगा कि क्या कपड़े, मतलब मुझे तो लगा था बस ख़त्म है अब। जैसे ही मैं एक ऐसे कॉलर वाली, मुझे याद है, टी शर्ट पहनती, जो पोलो टी शर्ट आती है वैसी टी शर्ट पहले मिलती थी, वो पहनती थी, और जो शॉर्ट्स आते हैं घुटने के ऊपर तक, वो पहनती थी मैं। तो मेरे लिए मम्मी पर्पल कलर का सूट लेके आई थी दिवाली के दिन। पहना नहीं था लेकिन कलर मुझे याद है, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी, और बोली यही पहन के दिवाली की पूजा करना। तो दिवाली भी बीत गई, और वही फिर जब घर आए तो लोग आने लगे। और लोग जब आते थे मुझे देखने, तो मैंने कभी उनकी आँखों में या कभी अपने लिए वो दुःख नहीं देखा कि ये हो गया है, बल्कि ये देखा कि यही चीज़ अगर लड़के को हुई थी तो कोई बात नहीं, ये तो लड़की है, इस वजह से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। मतलब अगर हमारी लैंग्वेज बोले कि लड़की जात हैं, ऊपर से गोड़व चलागा, मतलब पैरव चलागा, तो कैसी ज़िंदगी बीते अरे राम। मतलब ऐसे करके किसी ने हौसला नहीं बढ़ाया कि कोई बात नहीं, ये तो एक है, चलो ठीक है, हो गया है, अच्छे से ध्यान दो, पढ़ो लिखो, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जो भी आता, आप ये सोच सकते हैं कि 13-14 साल के बच्चे का ब्रेन कैसा होता होगा। हालाँकि मैं अपनी उम्र से बहुत बड़ी थी, मैं बार-बार ये चीज़ कहती हूँ कि मैं अपनी उम्र से बहुत बड़ी तरीके से सोचती थी। भले ही मैं उस समय 13 या 14 साल की थी, पर मेरा दिमाग 25-26 साल के इंसान की तरह वर्क करता था, क्योंकि मैंने लाइफ में इतना कुछ सह लिया था ना कि बहुत मैच्योर हो गया था मेरा जो सोचने का तरीका था। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी मैच्योरिटी आपकी उम्र से नहीं, आपके अनुभव से होती है। आपने जैसा अपनी ज़िंदगी में जो अनुभव किया होगा, उस हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस होता है। इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता था, लेकिन हाँ, फ़र्क तो पड़ता था। और एक चीज़ बताऊँ, मैं ये चीज़ भी भूल जाती हूँ कभी-कभी कि जो एम्पुटेशन हुआ, मेरे लेग नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। कल को अगर वो नहीं हुआ होता तो आज को मैं ये नहीं होती। लेकिन मैं लोगों की वो बातें नहीं भूल सकती, लोगों के वो ताने नहीं भूल सकती। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में किसी के लिए ग्रजेस है, ऐसा नहीं कि मेरे मन में किसी के लिए कुछ है कड़वाहट, कुछ भी नहीं है। मैं इस चीज़ को कैसे प्रूव करूँ, लेकिन नहीं है। लेकिन मैं भूली भी नहीं हूँ, मैंने माफ़ कर दिया है मेरे अंदर किसी को, लेकिन मैं भूल नहीं सकती उन चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें आज हम समझते हैं कि छोटे से बच्चे के सामने कैसे बात करनी चाहिए, उसका दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, उस टाइम पे कोई नहीं समझता था, और हमारे इधर तो आज भी नहीं समझते। ये सब नहीं समझा जाता कि क्या बोले, कैसे वो करें कि उसका दिमाग नहीं, ऐसा नहीं। एक ताने की तरह लगता था कि अरे राम, अरे राम। ताने से याद आया, मुझे याद है एक बार मेरे डैडी बाहर बैठे हुए थे, कपड़ा वपड़ा निकाल के, गाँव की बात है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो एक लेडी ने ऐसे उनको देखा हमारे घर की तरफ, उन्होंने बोला कि मेरे डैडी काफ़ी दुबले पतले हैं, बहुत दुबले पतले हैं। तो उन्होंने मुझे 4 या 5 बार ब्लड भी दिया, जितनी बार भी ऑपरेशन में ब्लड लगता था डैडी ही देते थे। तो उन्होंने कहा कि अरे राम, मतलब कि उनका कहने का मतलब था कि अरे राम, कैसा शरीर हो गया है, क्या कैसे बने शरीर, जब से पैदा हुई उनको खा गई, मतलब मुझे, मैं उनको खा गई। और मेरे सामने ही मेरे सामने ही ऐसी बातें दिमाग पे इतना असर करती है। लोग बोलते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, नहीं भूलते आप कोई भी चीज़ नहीं भूलते। आपका ब्रेन में वो सारी चीज़ें स्टोर रहती है, किसने आपको कैसा महसूस करवाया है, कब।
तो मैं ये नहीं कहती कि डैडी ने मैं बार-बार यही कहती हूँ कि डैडी मम्मी जैसा पेरेंट्स सबको मिलना नहीं नसीब में है। पता है मैं इस चीज़ को बोलती हूँ कि आज की डेट में अगर मेरे पेरेंट्स कोई और होते, चाहे मेरे घर के ही कोई मेंबर होते, मेरे पेरेंट्स अगर कोई और होते तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रही होती। लेकिन मुझे नहीं पता है कि उसी समाज में उसमें रह के मेरे डैडी का थॉट प्रोसेस इतना अलग कैसे था, उनका सोचने का तरीका इतना अलग कैसे था, या मेरी मम्मी इतनी कैसे अलग थी, नहीं पता है मुझे। मेरे मम्मी और डैडी का सोचने का जो तरीका है ना, वो आज के हम लोगों का सोचने का तरीका, इवन कभी-कभी कोई चीज़ तो हमसे भी ज़्यादा उनका यू नो वैसा माइंड है, लगता है जब वो बोलते हैं। तो ये चीज़ थी। तो वही था, जो भी आता था देखने, वो कुछ ना कुछ ऐसे बोल के या पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसा सुनते थे। धीरे-धीरे ऐसे ही रोने, गाने में, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, जनवरी आई। जनवरी में मेरा पैर काफ़ी हील हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि अगर ऐसे ही हील होता रहा तो नेक्स्ट मंथ तक हम प्रोस्थेटिक लेग के लिए भी आपको बोलेंगे। फरवरी में मेरा पैर पूरी तरह से हील हो चुका था। उसके बाद मैं प्रोस्थेटिक लेग के लिए डैडी ने काफ़ी जगह पता किया, तो पता चला कि जयपुर का जो प्रोस्थेटिक लेग होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ कैनॉट प्लेस में, दिल्ली में राजेंद्रा प्लेस है, वहाँ पे उनका था। तो वहाँ पे हम लोग गए थे और फिर उन लोगों ने मेरी कास्टिंग वगैरह की। और इस बीच मुझे बैसाखियाँ वगैरह भी मिली थी चलने के लिए, पर मैंने उसका कभी उपयोग नहीं किया। मुझे बैसाखी पे नहीं चलना था। मैं हमेशा बोलती थी मुझे किसी का सहारा लेके नहीं चलना है। जो भी था मम्मी की हेल्प से, और या तो मेरी एक नेबर थी, वो भी एक किराएदार थी, मैं भी एक किराएदार थी, और उन्होंने जितना किया है, मनीष की मम्मी, आंटी पता नहीं आंटी भी मेरी वीडियो देखती हैं कि नहीं, क्योंकि अभी हम कांटेक्ट में नहीं हैं। मनीष अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मदर थी, उन्होंने बहुत किया है। वो कुछ भी नहीं थी मेरी, उनसे मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, पर उन्होंने मुझे उठा के वॉशरूम ले जाना, नहाने के बाद ले आके बेड पे बिठाना, पैर में पूरा प्लास्टिक वगैरह लगा के तब नहाती थी मैं। मुझे याद है मेरे बाल बहुत लंबे थे, बहुत लंबे बाल थे, मतलब धुलना होता था तो बेड पे ऐसे कर लेती थी और फर्श तक टच होते थे मेरे बाल, और आंटी धोती थी, बहुत हेल्प करती थी। कभी मम्मी को जाना पड़ता था क्योंकि मम्मी कभी दवाई लेने जा रही है, कभी कुछ पेपर बनवाने जा रही है, कभी कुछ करने जा रही है, तो वो आंटी के भरोसे छोड़ के जाती थी, मनीष की मम्मी के भरोसे। बहुत किया है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले मेरी लाइफ में जिनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं था, जिनसे मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया, आउट ऑफ लिमिट जाके किया। पर जिनसे मेरी उम्मीद रही है या जिनसे मेरा रिश्ता रहा है, उनसे मुझे कुछ ख़ास मिला नहीं है। तो फिर ऐसे ही चलता रहा, और उसके बाद फिर हम गए जयपुर फूट में, वहाँ पे मेरी कास्टिंग हुई। कास्टिंग क्या, वो लोग ऐसे इंची टेप से नाप के, नॉर्मल कास्टिंग की तरह नहीं हुई थी, और 1 हफ़्ते बाद मुझे पैर दे दिया गया। फरवरी तक मुझे पैर मिल गया था और उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस करो। जब भी मैं प्रैक्टिस करती थी तो उसमें इतना प्रेशर पड़ता था पैर में कि टाँके टूट जाते थे मेरे, टूट नहीं जाते थे, सॉरी, जहाँ पे टाँके होते थे वहाँ से ऐसे ब्लड आने लगता था, फट जाती थी स्किन, ठीक है। तो मैं उस पैर से, जयपुर वाले पैर से कभी भी 10 कदम भी नहीं चल पाई हूँ। 1 महीने तक मैंने पुरजोर कोशिश की है। फरवरी पूरा निकल गया कि अब चल पाऊँगी। जब मैं खड़ी हुई, फिर मुझे लगा यार शायद ये सब कहने की बातें होती हैं, क्योंकि इतना एक्सपोज़र नहीं था पहले कि आपके पास मोबाइल हो, आप देख लो, आप सर्च कर लो गूगल पे, आप टीवी देख लो। नहीं, हमारे घर पे तो टीवी भी नहीं थी, तो इतना नहीं था, अखबार वगैरह में। तो मुझे लगा ये सब बातें कहने की होती है, अब शायद मैं नहीं चल पाऊँगी। डॉक्टर ने बस ऐसे ही हौसला बढ़ाने के लिए बोल दिया था। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने पूरी कोशिश की। मैं रात में ऐसे एक गली जैसा रहता था, दोनों हाथ से पकड़ के उसको, और मैं चलने की कोशिश करती थी। मैं नहीं चल पाई। जब भी चलती, कभी मेरे घुटने के पास ब्लड आने लगता था, कभी मेरे टांके से ब्लड आने लगता था, कभी पैर स्वेल हो जाता था, कभी मैं गिर जाती थी, ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद जाके मैंने डैडी से बोला मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं चल पाऊँगा। कभी बोलते थे क्रचेस के साथ चलो, बैसाखी के साथ चलो, सब करके देख लिया, मेरे से नहीं चला जाता था। फिर डैडी, उन दिनों काफ़ी डैडी छुट्टी ले रहे थे क्योंकि इन सब चीज़ों के चक्कर में जाना पड़ता था। तो डैडी के बॉस को सारी चीज़ें पता थी। तो डैडी से ऐसे ही डैडी के बॉस ने पूछा कि दुबे तेरी लड़की अब ठीक है? तो डैडी ने कहा हाँ सर ठीक तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है, वो चल नहीं पा रही है। तो उन्होंने बोला दुबे मैंने तेरे से पहले ही बोला था कि जब उसका पैर हील हो जाए तो एक बार मेरे को बता दियो, तो तूने बताया ही नहीं। तो डैडी ने कहा सर मैं क्या बताता। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं तुझे एक नंबर देता हूँ, तू वहाँ पे चला जा। तो सर ने ऑटो वॉक का नंबर दिया।
और जब हम लोग ऑटो वॉक, मतलब मैं नहीं गई थी, सबसे पहले डैडी गए थे, डैडी ने विजिट किया, तो वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव थी चीज़ें। घर पे आए डैडी बहुत टेंशन में थे और मुझसे बोले कि वहाँ तो बहुत महंगा पैर है। तब मैं भी सोचने लगी कि अच्छा फिर कोशिश करते हैं जयपुर वाले से। नहीं हो पा रहा था, डैडी 2-4 दिन लोगों से पता भी किए तो मुझे आके बोले, डैडी मुझे याद है कि सब लोग बोल रहे हैं कि एक बार महंगा पैर यूज़ कर लोगे तो सस्ते पे नहीं चल पाओगे, इसलिए तुमको महंगा पैर नहीं लगवाना चाहिए। मैंने भी सोचा बात तो सही कह रहे हैं। फिर मिस्टर जग्गी ने, मतलब जो डैडी के बॉस थे जग्गी, तो मिस्टर जग्गी ने पूछा सर ने कि क्या हुआ, बात हुई थी तेरी वहाँ पे? तो डैडी ने बोला कि सर वहाँ पे तो बहुत महंगा है। तो मिस्टर जग्गी हंसने लगे, बोले तुझसे ये सब चीज़ें सोचने के लिए किसने बोला है? तू बस उसको लेके जा और मैं बात कर लूँगा। सर ने वहाँ पे बात की और मेरी कास्टिंग शुरू हुई और मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई। जितनी भी पेमेंट थी सब सर ने दी है। बहुत बड़े आदमी हैं, मुझे पता है, वो मेरी वीडियो नहीं देख रहे होंगे, बट मैं इस वीडियो के थ्रू मैं कभी उनसे डायरेक्ट नहीं कह पाई। मैं क्या बोलूँ, मैं आज भी उनके लिए प्रे करती हूँ, सर के लिए। मैं सच बताऊँ, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती। 5 या 6 साल हो गए होंगे, आई थिंक 2019 के बाद। मैंने उस टाइम ऐसा कुछ हुआ था, मैंने सोचा था कि मैं अब भगवान से कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे लगता है जितना मेरे जो कर्म होंगे, जैसा होगा उसके हिसाब से मिलेगा। जो जितना मैं डिज़र्व करती हूँ उतना मिलेगा। मांगने से उनको याद दिलवाते हो कि देखो आपको नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए, देखो आप दो। नहीं, ठीक है, उसको पता है मैं कितनी डिज़र्विंग हूँ, तो मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब भी मैंने प्रे की है, मैंने सर के लिए ज़रूर प्रे की है कि सर जहाँ भी रहें हमेशा हेल्दी रहें और खुश रहें। क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो नहीं, बहुत बारी ऐसे वक्त में मेरी मदद की है जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैंने कहा ना, मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आए हैं ना जिनसे कभी कोई उम्मीद नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, और उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। उसके बाद सर ने पेमेंट की और मैंने पहली बार 15 दिन के अंदर ऑटो वॉक के पैर से मैं चलने लगी। और जब मैं पहली बार बिना सहारे के खड़ी हुई, मुझे ऐसा लगा कि मैं वो फीलिंग नहीं बता सकती। मुझे याद है ऑटो वॉक तब नीति गांव में था, नीति बाग खेल गांव के पास था। तो ऑटो वॉक से जब मैं निकली और मम्मी मुझे ऐसे पकड़ रही थी ऑटो पकड़ने के लिए, मैं बोली थी हटो, मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं, हटो, मुझे मत पकड़ो। और फिर मैं ऐसे वहाँ पे रैम्प बनी हुई थी और फिर मैं उतर के एकदम कॉन्फिडेंस से गई, ऑटो में बैठी थी। वो फीलिंग ही अलग थी। ऐसा लग रहा था कि इतनी, जो मैंने 15 साल जो जाने में अनजाने में, जब तक मैं नहीं जानती थी, 3-4 साल तक बच्चे ने जितनी भी तकलीफ़ें मैंने सही है, जितना भी सब सहा है, आज ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि ये उसके आगे सब, इसके आगे सब वो छोटा है। और उसके बाद जाके आई मैं घर। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें सही है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी चीज़ें। एक बताऊं, एक हमारे यूपी का वर्ड है, मुझे नहीं पता कि दिल्ली में क्या बोलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं हिकना थेथर, बिहार में बोलते हैं थेथर, हमारे यहाँ हिकना बोलते हैं। समझ लो वो थी मैं, वो हूँ मैं अभी भी, जिसको बोलते हैं ना कि 100 जूते खा के भी भाई मेरा वो नहीं कोई तोड़ सकता। मेरे को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि उस टाइम भी मुझे बुरा लगता, हो सकता है मुझे बुरा लगे, मैं रोऊं, मैं एक बार को सब बंद कर दूं, लेकिन मैं फिर से उठूंगी, मैं फिर से वो करने की कोशिश करूंगी। मेरे अंदर ये वाली जो चीज़ है ना, हिकना वाली चीज़ जो है, हन्ना हारने वाली चीज़, जिद्दी बोल सकते हैं, कोई सा भी वर्ड दे सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से भगवान ने भरा है। कभी कभी इतना नेगेटिविटी आ जाती है लाइफ में, इतना ज़्यादा सब कुछ आ जाता है, रोती हूँ, गाती हूँ, चुप करती हूँ, सुबह सोचती हूँ चल आज फिर से शुरू करते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद घर आई, धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ। मार्च आ गया, एग्ज़ाम का टाइम आ गया, मम्मी ने बात की स्कूल में, स्कूल वालों ने बोला नहीं, पूरा टाइम एब्सेंट थे तो मतलब 70% या 60% अटेंडेंस ज़रूरी होती है, तभी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। 9th का एग्ज़ाम मुझे नहीं देने को मिला। फ़िलहाल मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी ट्यूशन से, होम ट्यूशन से। घर पे एक शालू दीदी आती थी जो पढ़ाती थी, पता नहीं अब वो कहाँ है।
तो फिर 10th का एडमिशन मेरा, क्योंकि मुझे 9th में फिर से नहीं पढ़ना था, सारे होता है उस टाइम सारे बच्चे जो हैं वो मेरी क्लास के साथ के आगे जा चुके थे। तो 10th का जो था गांव से मैंने यूपी बोर्ड से किया, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो गया था 10th में। और फिर जब मैं गांव गई, क्योंकि मुझे 10th गांव से करना था मुझे, फिर वहाँ पे वो चीज़ें धीरे धीरे जो मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड किया था थोड़ा सा, वो मेरा चला गया गांव जाने के बाद। मैंने गलती कर दी, मुझे 1 साल यहाँ पे बल्कि और पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन मुझे गांव नहीं जाना चाहिए था। वहाँ पे लाइक मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी। मैंने शादी में जाना, किसी के सामने आना, कुछ भी करना, धीरे धीरे मैं बहुत ऑकवर्ड फील करने लगी थी। जो भी आता इतनी दीनहीन नज़रों से देखता मुझे, जैसे जैसे पता नहीं क्या, अरे राम पैर ही ना आए बाटे, मतलब पैर ही नहीं है, ऐसा लगने लगा। और गांव के लोग, यहाँ के बच्चे तो ठीक है, बट गांव में लोग हंसते भी हैं, बहुत सारे नाम भी दे देते हैं। अगर आपके पास एक पैर नहीं है, बहुत सारे नाम दे देते हैं आपको। मतलब एकदम से कोई एक पर्सन नहीं था जो मुझे, मैंने बताया ना, मम्मी डैडी के अलावा, जो आके ये बोले कि नहीं ये नॉर्मल चीज़ है या कुछ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है, तुम आगे बढ़ो। ऐसा कोई नहीं था कहीं पे भी, मुझे ऐसा फील नहीं। अगर किसी ने शब्दों के द्वारा सिर्फ बोल भी दिया होगा तो उसने थोड़ी देर में फील करवा दिया होगा कि यस ये चीज़ है। बट ठीक है, 10th का पेपर दिया मैंने, 10th में मैं फ़र्स्ट आई। और फिर उसके बाद यहाँ आई दिल्ली, फिर से 11th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन जब हुआ तो स्कर्ट थी हमारे स्कूल में, अब मुझे स्कर्ट नहीं पहनना था, क्योंकि मेरा पैर दिखता था, मुझे नहीं पहनना था स्कर्ट। मैं बार बार मम्मी से बोल रही थी, मम्मी मुझे स्कर्ट नहीं पहनना है। मम्मी ने प्रिंसिपल से बात की, यहाँ पे यूनिफॉर्म में स्कर्ट ही चलती है। फिर किसी तरह से बात की तो उसने बोला ठीक है, आप ट्यूनिक पहन के आ सकते हो, जैसे नीचे कुर्ता ऐसे रहता है वाइट कलर का, और वाइट कलर की सलवार, ऊपर से ट्यूनिक ब्लू कलर की। बट वो जब मैं पहनती थी तो मैं सबसे अलग दिखती थी। कोई बच्चा स्कर्ट, सारे बच्चे स्कर्ट में और मैं अलग। मुझे उस चीज़ के लिए मैं एकदम पीछे बैठती थी, मैं कोने में बैठती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं हमेशा अपना पैर छुपाती रहती थी, कोई देखे ना, पैर नहीं है ये, कैसे बोले। और लोग अजीब तरह से रिएक्ट भी करते थे उस वक्त। फिर उसी टाइम पे मेरी फ्रेंड मिली थी, रुचिका, जिसने धीरे 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 मुझे कंफर्ट फील करवाया। और लगा कि नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तब तक हमारे घर पे टीवी या मोबाइल नहीं था कि मुझे ये चीज़ें पता चल सके कि ये चीज़ नॉर्मल है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता था दुनिया में शायद मैं दूसरी हूँ, पहली सुधा चंद्रन है जिसके पैर नहीं है, बाकी मुझे नहीं पता था। धीरे धीरे फिर मैंने, हाँ 11th में मैंने कॉमर्स लिया था, रुचिका ने भी कॉमर्स लिया था। फिर मैं कॉमर्स में फ़ेल हो गई थी अकाउंट्स में। फिर से मुझे 12th जो है वो गांव से करनी पड़ी। फिर से वही सारी चीज़ें। पता है मेरी जो चीज़ है वो सबको ये नहीं खटकता है कि मेरे पैर नहीं है, सबको ये खटकता है कि मेरे पैर नहीं है, फिर भी मैं ऐसे क्यों हूँ, फिर भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, फिर भी मैं इतनी नॉर्मल लाइफ कैसे जी सकती हूँ। मुझे तो हक ही नहीं है नॉर्मल लाइफ जीने का, मुझे अपने डिसीज़न लेने का हक ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैर नहीं है, मैं एक लड़की हूँ। तो ये खटकता है सबको। पता है, आपकी मदद करने के लिए ना 1000 लोग आपके पास आ जाएंगे, अगर आप गिड़गिड़ाएंगे, आप हाथ जोड़ेंगे, आप बेचारा बनेंगे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप बेचारा नहीं बनेंगे तो आपकी कोई मदद नहीं करने आएगा, क्योंकि उनको वो फ़ील ही नहीं होगा। वो जो एक होता है ना, मैं इस साइकोलॉजी को कैसे समझाऊँ आपको, कि अगर कोई है जो बहुत परेशान है, बहुत गरीब है, तो आपको बड़ा प्यार आएगा उसके ऊपर। लेकिन अगर वो आपसे ऊपर चला गया, आप उसके पास थोड़े पैसे वैसे आ गए, तो अगर उसके पास प्रॉब्लम आई तब आपको लगेगा अच्छा हुआ। मैंने लोगों की आंखों में ये चीज़ देखा है, ये वाला भाव देखा है, अच्छा हुआ, ये वाला भाव देखा है।
बट मैंने कहा ठीक है यार, लोगों से नहीं, मुझे मेरे से मतलब है। और ईश्वर ने, होता है ना कि जब आपको कुछ नहीं देते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं। भले ही मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं मिले या मेरे जानने वाले ऐसे नहीं थे, लेकिन मुझे दोस्त बड़े अच्छे मिल गए, मुझे बाहर के लोग बड़े अच्छे मिल गए, जिन्होंने मुझे ये महसूस करवाया कि ये बहुत छोटी चीज़ है। और धीरे धीरे जब आप हार नहीं मानते हो तो आपके रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, जो मैंने चाहा मैंने पढ़ाई की। हाँ, एक आइडियल जो करियर होता है मुझे नहीं मिला आज तक, बट मैं आज तक मैंने हार नहीं मानी। आज भी मैं लगी हूँ और मुझे पता है, मैंने ये सोच के रखा है कि शायद मेरी लाइफ ऐसी भगवान ने लिखी है, मैं मरते दम तक हार नहीं मानूंगी। उसके बाद भी मुझे एक फिर से डिज़ीज़ हुई, जिसके बारे में मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है, वीडियो टैग कर दूँगी, देख लेना। तो ये सब चीज़ें चलती रही। बाकी आगे की चीज़ें जो अभी मैं हूँ, यहाँ तक कैसे पहुँची, ये सब जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँगी, ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।